हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों का अभी टेस्ट कंडक्ट हुआ था कुछ दिनों पहले। उसके अंदर कुछ इनडायरेक्ट केस स्टडीज क्वेश्चन थे जो कि आपके टेस्ट में पूछे गए थे। मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आपकी कॉपीज चेक करी, उसमें मुझे कहीं भी कोई भी स्टूडेंट जो है उसका आंसर गलत नहीं आया। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार फलाने बच्चे का आंसर गलत है, गलत किसी का मुझे नजर नहीं आया। पर जो प्रेजेंटेशन था आंसर्स का, वो कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। जो प्रेजेंटेशन था ना दोस्तों, वो कहीं से भी किसी भी तरीके से मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। ठीक है, ये चीज यहां तक। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, लाइव करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर प्रॉपर पहले क्वेश्चन को समझाने के बाद में आंसर को लिखूंगा पूरा, जैसे फाइनल एग्जाम में लिखा जाता है, और आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखोगे। पर हम उस पर मूव करें उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं जो बात आपको बोलने वाला हूं, हो सकता है शायद वो आपको अच्छी ना लगे, पर सुनिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, कि जो पर्सन आपकी कॉपी चेक करता है ना, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो इसलिए कॉपी चेक नहीं करता है कि एक दिन आप पास होकर बहुत बड़े सीएमए बन जाओगे और इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर दोगे। हो सकता है आप ऐसा कर दोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप नहीं कर सकते, मुझे आपके कैलिबर पे कोई डाउट नहीं है, आप हमसे ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे, ये हमें श्योरिटी है इस बात की। लेकिन मैं कि जो बोल रहा हूं उसे समझिएगा। जो पर्सन आपकी कॉपी को चेक करता है, वो आपकी कॉपी को इसलिए चेक करता है क्योंकि ये उसका काम है और उसे इस बात का पैसा मिलता है। एक टीचर को करीबन 1000 के आसपास अगर कॉपी चेक करने को मिली, सपोज कीजिए 1000 के आसपास कॉपी चेक करने को मिली, तो उसे कुछ दिन मिलते हैं। लेट सपोज उसे 15 दिन दिए गए कि 15 दिन के अंदर आप अपनी 1000 कॉपियां चेक करके और सीएमए इंस्टीट्यूट को जमा करा दो और पर कॉपी के हिसाब से पैसा ले लो। लेट सपोज उसे एक कॉपी चेक करने का 20 रुपया मिलता है, तो उसके 20,000 रुपए बने। वो जो टीचर होगा ना दोस्तों, ये मैं तब बता रहा हूं जब ये सब कुछ मेरी आंखों देखी बात है, वो मैं तब बता रहा हूं। सीएस की फील्ड में, कंपनी सेक्रेटरी की फील्ड में सब आंखों देखी बात है, और सीए सीएस सीए में तीनों प्रोफेशनल कोड समान होते हैं। वो बंदा क्या करता है, उसको 15 दिन मिले 1000 कॉपी चेक करने के लिए, वो 11 से 12 दिन तक आपकी कॉपी को टच भी नहीं करता। वो 11 से 12 दिन तक आपकी कॉपी को टच भी नहीं करता। लेकिन उसके बाद में लास्ट के 3 दिन में वो 1000 कॉपियों को चेक कर देता है। अब जब वो कॉपी आपकी चेक कर रहा होता है ना, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि यार कॉपी के अंदर उसे आपकी कॉपी का आंसर पढ़ने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अपनी कॉपी के अंदर आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है, आपने अपनी कॉपी के अंदर आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है कि एटलीस्ट उसका मन करे आपकी कॉपी पढ़ने के लिए और आंसर देने के लिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी और मेरी अगर हैंडराइटिंग का कंपैरिजन किया जाए तो मेरी हैंडराइटिंग आपकी हैंडराइटिंग से 50 गुना ज्यादा बेकार है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है। पर मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोई पर्सन मेरी कॉपी को चेक करेगा, मैं उस अपनी कॉपी चेक कराते वक्त उसे परेशान नहीं करूंगा। मेरी हैंडराइटिंग चाहे खूब बेकार है, पर मेरी हैंडराइटिंग से वो पर्सन जो कॉपी चेक कर रहा है वो परेशान नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो इरिटेट, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। ये मुझे पता है कि किस तरीके से मेरे को आंसर लिखने का है। दूसरी बात बच्चों, शायद आपने ना बचपन में एक बात सुनी होगी, शायद दोस्तों आपने ना बचपन में एक बात सुनी होगी। आपने बचपन में एक चीज ये सुनी होगी कि यार जब भी कभी आंसर लिखो ना, तो शुरू शुरू का अच्छा लिख दो और एंड एंड का अच्छा लिख दो। बीच में चाहे कुछ भी लिख दो, टीचर मार्क्स दे देता है। मैं आपको बता दूं ये सही बात है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है इसमें, ये 100% सही बात है। और इसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, इसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। हम जब भी कभी
आखिर क्या वजह है कि शुरू का और एंड का अच्छा होना चाहिए? सुनिएगा मेरी बात। देखिए दोस्तों, जब भी कभी भी आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं, जब भी कभी भी आप किसी इनडायरेक्ट क्वेश्चन का केस स्टडी का आंसर लिख रहे होते हैं, तो आंसर हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये रूल है आंसर लिखने का। पहला जो पार्ट होता है वो होता है लॉ। क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो किस सेक्शन से पूछा गया है या किस एक्ट से पूछा गया है, उसका लॉ क्या बोलता है, पहले उसका मेन लॉ लिख दो यहां पर। और दूसरा जो पार्ट होता है वो बताता है उस क्वेश्चन की सिचुएशन को, प्रेजेंट सिचुएशन जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। ज्यादातर बच्चे जब आंसर लिखते हैं तो गलती क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट सिचुएशन लिख देते हैं और सेकंड नंबर पे वो लॉ लिखते हैं। ये गलत है। सबसे पहले आपको लॉ लिखना है, क्वेश्चन का मेन लॉ जो बुक में लिखा हुआ है, आंसर क्या है, मेन लॉ लिखना है। सेकंड वाली कंडीशन में आपको प्रेजेंट सिचुएशन लिखनी है और थर्ड वाले के अंदर लिखना होता है आपको कंक्लूजन। अब आप सोचिए कि जो बंदा आपकी कॉपी को चेक कर रहा है वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, वो सबसे पहले लॉ पढ़ेगा। सपोज कीजिएगा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसका आंसर, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज सेक्शन 155 ऑफ कंपनीज एक्ट है। तो टीचर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले लॉ पढ़ेगा, आपका क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग पढ़ेगा और वो देखेगा क्या इस बच्चे ने सेक्शन 155 के अकॉर्डिंगली चीज लिखी है। वो शुरू शुरू में 2 लाइन पढ़ के इस बात को समझना चाहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 155 के अकॉर्डिंगली है। क्या इस बच्चे ने आंसर की स्टार्टिंग में यह बात मुझे बताई है कि हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को, स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही समझा है और इसका आंसर मैंने सेक्शन 155 के अकॉर्डिंगली ही लिखा है। टीचर सबसे पहले यह चेक करना चाहता है। अगर टीचर को ऐसा लगता है ना कि हां इसने क्वेश्चन को सही पकड़ा है, हां इसने एक्चुअली में जो आंसर है वो सेक्शन 155 के अकॉर्डिंगली ही लिखा है, तो फिर वो आपके अंदर के पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, ऊपर से पढ़ेगा, यार आंसर तो होना चाहिए 155 और ये आंसर लिख रहा है 159 के अकॉर्डिंगली। फिर वो डायरेक्टली थोड़ा सा कंक्लूजन पढ़ेगा और एट द एंड आपको 0 मार्क्स दे देगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो 0 मार्क्स दिए जाते हैं कॉपी में, बहुत बार तो इस तरीके से 0 ना लिख के और ऐसे लिखा जाता है, ताकि कल को कोई ये भी ना बोल पाए कि सर इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहां 1 आना चाहिए था आगे। ऐसा भी नहीं होता है। मैं दोबारा से बोलता हूं, जो बंदा आपकी कॉपी चेक करता है वो सिर्फ इसलिए कॉपी चेक करता है क्योंकि इसको इस बात का पैसा मिलता है। खत्म बात। आपकी कॉपी के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है उसको पढ़ने का उसका बिल्कुल मूड नहीं है। आपने आंसर किस तरीके से लिखा है, क्या आप अपना आंसर उसको पढ़वा रहे हो क्या? तो वो पढ़ लेगा, अदरवाइज नहीं। ये जो बोला जाता है आंसर की स्टार्टिंग पढ़ी जाती है और एंड पढ़ा जाता है, एकदम करेक्ट बात है। ऐसा ही होता है। हर टीचर इस दुनिया का जब कॉपी चेक करता है वो पहले शुरू और एंड का पढ़ता है, बीच का वो नहीं पढ़ता, क्योंकि वो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। ये बुरा लगेगा आप लोगों को, पर मैं सच बोल रहा हूं आपको। वो स्टार्टिंग में ये देखता है कि यार क्या इसने क्वेश्चन को सही समझा है, क्या इसने सही सेक्शन का रेफरेंस देकर बात करी है, तो मैं इसके आंसर को पढ़ूं। अदरवाइज शुरू शुरू में पढ़ के मेरे को पता चल गया आंसर लिखना था 155 सेक्शन के अकॉर्डिंगली, इसने लिखा है 159, गोली मारो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये रूल होता है हमेशा, पहले लॉ लिखो, फिर प्रेजेंट सिचुएशन और फिर कंक्लूजन। अब देखिए हम यहां पर प्रैक्टिकली एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर क्वेश्चन खुद से लिखेंगे पूरा का पूरा। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा देता हूं दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा देता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखें। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आई है कुछ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या उसके इक्विटी शेयर्स को
गुड्स की डेफिनेशन में कंसीडर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है। एबीसी लिमिटेड कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आई है मार्केट में इक्विटी शेयर्स का। अभी तक उसने इक्विटी शेयर्स को अलॉट नहीं किया। बिफोर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से पहले क्या उसके इक्विटी शेयर्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन का नॉर्मल आंसर क्या है। नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट हो चुका है तो उन्हें गुड्स माना जाता है, बिफोर अलॉटमेंट उनको गुड्स नहीं माना जाता। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना सा है। पर आप एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका 3.5 मार्क्स का है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 7 नंबर का है जिसमें ये दो क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम दोनों क्वेश्चन को आधा आधा करते हैं तो 3.5 नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपका 3.5 मार्क्स का है। अब इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, या अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे लिखता दोस्तों, वो मैं यहां पर आपको लाइव लिख के बता रहा हूं। आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में जरूर लिखें इसको, देखिएगा दोस्तों। अच्छा, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। आधे से ज्यादा बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे, देखिए मैं यहां पर कॉपी दिखा रहा हूं, मैं किसी भी बच्चे की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं अगर किसी बच्चे की यहां पर कॉपी दिखा रहा हूं तो बच्चे आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कुछ आपका मैं सिर्फ आपकी गलती बता रहा हूं, वो भी सिर्फ पर्टिकुलरली आपको बता रहा हूं ताकि सुधार हो सके, है ना। देखिएगा, जैसे एक इस स्टूडेंट का अपन देखते हैं। आप देखिए, इसने आंसर में लिखा क्वेश्चन 2 और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, आप जो लिख कर दे रहे हो वो आंसर शीट है। क्वेश्चन पेपर तो सीएम इंस्टीट्यूट आपको दे चुका है। आपकी जो कॉपी है उसे आंसर शीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें आप आंसर लिखते हो। तो यार इतनी तो जहमत उठाओ कि यहां पर क्वेश्चन 2 की जगह कम से कम इतना लिख दो कि आंसर 2 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट। फिर जब फर्स्ट पार्ट का आप आंसर लिख दोगे तब उसके बाद में लिखना आंसर 2 क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड। इतना तो लिख सकते हो यार दोस्त। उसके अलावा ये जो आप यहां पर लिख रहे हो, अगर इसे यहां पर मेंशन कर दोगे तो और बेटर हो जाएंगी चीजें। तीसरी चीज, आप अपने साथ में पेंसिल जरूर रखें। आप अपने साथ पेंसिल, जहां भी आपको लगता है कि यार ये मेन मुद्दा, ये मेन वर्ड है या ये मेन चीज है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये उसका मेन है, तो उसको पेंसिल से आप वहीं पर अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दो। और आप ऐसा कर सकते हो अगर आपके दिमाग में ऐसा है ना कि सर हम तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखेंगे, हम सर अगर कोई चार्ट बना देंगे, हम सर अगर कोई एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल वो नहीं जो मैं देता हूं आपको बुक के अंदर, वो तो मैं आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए देता हूं। ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा चार्ट बना दोगे जिसके अंदर आपके पास में आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और टाइम कम बच गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, आपके पास समय कम बचा है, आंसर आपको आता है, तो आप पूरा थ्योरी लिखने की बजाय चार्ट फॉर्म में आंसर लिखकर आ जाते हो, लिखकर आ सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूपीएससी के पेपरों में भी चार्ट बनाना अलाउड होता है, सीए में तो क्या ही है मतलब। यूपीएससी के अंदर अलाउड होता है, जो आईएएस का पेपर होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अपन इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट, इसका अपन लोग आंसर लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, परसुएंट टू दी,
ये जो परसुएंट टू दी शब्द होता है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दी। आप चाहो तो इसे अकॉर्डिंग टू दी भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे एज पर भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको अकॉर्डिंग टू दी लिख दो, या इसको एज पर लिख दो, सेम बात निकलती है। ठीक है, मैं यहां पर परसुएंट टू दी लिख रहा हूं, थोड़ा अच्छा और ज्यादा लीगल लगता है। परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट, pursuant to the provisions of Competition Act 2002, गुड्स मीन, गुड्स का मतलब क्या होता है? या अभी इसे ऐसे लिख सकते, एक मिनट रुके। डेफिनेशन ऑफ गुड्स, डेफिनेशन ऑफ गुड्स इज सेम एज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 and includes and includes securities, shares, debentures, scrips, etc. But after allotment only. ये मैंने आपको बोला था, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो जो सबसे पहला हिस्सा हम लिखते हैं वो लॉ लिखते हैं। यहां पर मैंने अपने आंसर का जो पहला हिस्सा है लॉ, वो लिख दिया। यहां पर आपको ऐसे हेडिंग नहीं डालनी होती है कि ये मैंने लॉ लिखा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, और पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे इन दी गिवन सिचुएशन, in the given situation ABC company, in the given situation ABC Limited issued, नहीं issued नहीं, sorry, ABC Limited made initial public offer, initial public offer of equity shares, initial public offer of equity shares, but till now shares are not allotted। ये हम लोगों ने लिखा सेकंड पैरा, सेकंड पैरा जो प्रेजेंट सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब अपन लिखेंगे कंक्लूजन। हेंस फ्रॉम द अबव कंक्लूजन, हेंस फ्रॉम द अबव कंक्लूजन इट इज clearly revealed that equity shares of ABC Limited will not be treated
equity shares of ABC Limited will not be treated as goods until they are allotted to entitled allottees. To entitled allottees. अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर जो आंसर लिखा, आंसर आप सबने यही लिखा था। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने आंसर ये नहीं लिखा था। अब देखिएगा आप यहां पर एक बार, अब देखिएगा एक बार, ये एक स्टूडेंट है, उसने फिर भी आंसर काफी हद तक बढ़िया लिखा है। उसने लिखा है मीन्स ऑफ गुड्स विल बी सेम एज डिफाइंड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, in which shares, debenture, stocks are treated as goods after allotment. ठीक है यहां तक। In his case, IPO of ABC Limited made, in which share of the ABC Limited has not been issued, है ना, had not been allotted. So these shares cannot be considered as goods under the Competition Act 2002. ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन, इस बच्चे का आंसर ठीक है, बट फिर भी इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है अगर अपन इस तरीके से लिखें। बट मैं बाकी कुछ स्टूडेंट्स का देखो आपको आंसर दिखाता हूं। अब देखिए, जैसे ये एक बच्ची है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट है, बच्चे आप प्लीज बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर अपीयर करे हैं। हमारा मेन इंटेंशन है कि एट द एंड हम फाइनली थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए। और मैं ये जो कॉपी यहां पर आपको दिखा रहा हूं ना, मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगली बार हम जो भी आंसर लिखेंगे उसे और बेटर तरीके से लिख पाएंगे, है ना। अब देखें, इस बच्ची ने जो आंसर लिखा है, ऐसा नहीं है कि इसने गलत लिखा है। इसने लिखा है कि नो गुड्स की डेफिनेशन के हिसाब से सिक्योरिटीज अलॉटमेंट के बाद में गुड्स कहलाती हैं, हेंस एबीसी लिमिटेड ने जो गुड्स दिए हैं उनको, जो शेयर्स दिए उनको गुड्स नहीं माना जाएगा। अब आप देखिए, अगर इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वैलिड और हो जाए, अगर इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर दिया जाए, तो बाय डिफॉल्ट एग्जामिनर आपको आंसर मार्क्स देगा ही देगा। आप लोगों ने ना एक चीज सुनी होगी कि यार थ्योरी के अंदर मार्क्स ज्यादा नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 80-85 मार्क्स लेकर आए हैं लॉ में। मेरे से पढ़े हुए काफी सारे, और सिर्फ मेरे से नहीं, शायद बहुतों से पढ़े हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मोर देन 85 मार्क्स लेकर आएंगे। रीजन सिर्फ इतना है, आप सबको आंसर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा, मजा ही कुछ आ जाएगा। देखिए जैसे, और देखिए इस बच्चे का आंसर देखिए एक बार। आंसर इसने भी सही लिखा है, आंसर इसने भी गलत नहीं लिखा है, लेकिन इसने देखो आंसर सिर्फ 3 लाइनों में लिख के पटक दिया। गुड्स डेफिनेशन इंक्लूड शेयर सिक्योरिटीज इशूड आफ्टर अलॉटमेंट, हेंस शेयर्स बिफोर अलॉटमेंट विल नॉट बी ट्रीटेड गुड्स। आंसर तो ठीक है, बंदे ने बात तो गलत नहीं करी, लेकिन यार प्रेजेंटेशन भी तो कुछ होता है। अगर इतने ही के ऊपर ही मार्क्स देने, तो इतने के ऊपर तो वो 1 नंबर दे देगा आपको। आप ये भी नहीं बोल पाओगे कि यार मेरे को मार्क्स नहीं दिया, मेरा आंसर गलत है क्या। नहीं साहब, गलत तो नहीं है, आंसर तो आपका ठीक है, पर कुछ रिप्रेजेंटेशन तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना यार दोस्त। और आप देखिए, ज्यादातर बच्चों ने सेम ही तरीके से आंसर लिखा है। ये देखिए, इस बच्ची ने इतने से में आंसर को नक्की करके पटक दिया। इसने भी वही लिखा है, नहीं शेयर्स जो है उनको गुड्स नहीं माना जाएगा, अलॉटमेंट से पहले, अलॉटमेंट के बाद माना जाएगा। ये देखिए,
इस बच्चे का आंसर देखो, इसने खूब बढ़िया लिखा है, लेकिन इस बच्चे ने यही वाला आंसर अच्छा रिप्रेजेंट किया है, बाकी सब में फिर दोबारा से काम खराब कर दिया। और देखो इसने स्टार्टिंग में प्रेजेंट सिचुएशन लिख दी। मैंने आपको बोला है जो आपका टीचर है वो सबसे पहले लॉ पढ़ना चाहता है। आप सबसे पहले लॉ लिखो। अगर ये इस वाली चीज को पहले लिखते और इस वाली चीज को बाद में लिखते तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता। कंक्लूजन इन्होंने एंड में लिखा ही है, कंक्लूजन इन्होंने लिखा ही है। तो अब मुझे बताएं चैट पे, क्या आपको इतनी बात समझ में आई दोस्तों कि जब भी हम कभी भी केस स्टडी का आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो आपकी कोशिश रहेगी कि आपका आंसर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो। पहला, सबसे पहले भिड़ते ही लॉ लिखो, भिड़ते ही लॉ लिखो, फिर लिखो प्रेजेंट सिचुएशन और फिर लिखो कंक्लूजन। मुझे बताएं क्या यहां तक की कहानी अभी तक समझ में आई? अगर समझ में आई तो एक और क्वेश्चन का आंसर अपन यहां पर लिखेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। एक बार चैट पे बताएं क्या यहां तक अभी समझ में आया? ठीक है, अपन एक और आंसर लिखेंगे। 1 मिनट रुके और देखिएगा स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन की यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। इवन मैंने कंपटीशन एक्ट चैप्टर की जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास करवाई थी तब भी आपसे पूछा था। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर, पहले इस वाले क्वेश्चन से पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, डिस्कस द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन एमएसएमई। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा, पर दोस्तों थोड़ा तो डिक्लेरेशन देकर आओ कॉपी में, थोड़ा तो डिक्लेरेशन देकर आओ यार। आप लोगों ने करा क्या? आंसर किसी का गलत नहीं है, पर आप लोगों ने क्या करा? आप लोगों को सबसे पहले ये तो लिखो, थोड़ा तो इंट्रोडक्शन दो यार उस क्वेश्चन का। पहले आप ये तो लिखो कि कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर एमएसएमई के अंदर तब फॉल होती है जब उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर लिमिट के अंदर है, तो उसे माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज बोला जाता है। अब जो लिमिट है वो नीचे गिवन है। आप आंसर इसी तरीके से लिखोगे ना, और फिर उसके बाद में चलो बाकी सभी बच्चों ने टेबल बना के आंसर लिखा, बहुत बढ़िया। पर आप उसमें यह भी तो लिखकर आओ कि लिमिट अप टू 2025, मतलब 2025 तक की क्या लिमिट थी, और फिर उसके बाद में रिवाइज्ड लिमिट फ्रॉम 2025। ज्यादातर बच्चों ने देखो क्या करा इसका, ये देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन एमएसएमई आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। पहले ये तो लिख दो कि इन इंडिया, इंडिया के अंदर आज अगर कोई भी एंटरप्राइज को एमएसएमई बोला जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर के बेसिस पर बोला जाता है। अगर वो लिमिट के अंदर है तो एमएसएमई बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। फिर उसके बाद में लिखो जो लिमिट है वो डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। फिर उसमें लिखकर आओ आप इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। भाई आप यहां इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो लिखो सबसे पहले, और आप ये भी तो लिखो जैसे, जैसे देखो इस बच्चे ने लिखा कि ओल्ड लिमिट। ओल्ड कब तक की है? ये 2021 वाली है, 2015 वाली है, कौन सी ओल्ड है? एक बार लिखो तो दोस्त, लिखकर तो आओ अप टू 2025 भाई। फिर लिखो ना फ्रॉम 2025। यार आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, आपका काम है, आपको पता है, पता है ज्यादातर बच्चे जब आंसर, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि जब बहुत बार बच्चा आंसर लिखता है ना, तो शायद उसके दिमाग में ये चलता होगा
बोले यार ये तो बेसिक सी चीज है ना, इनको मैं आंसर में थोड़ी ना लिखूंगा, ये तो एग्जामिनर को पता ही होगा। अरे भाई इस हिसाब से तो एग्जामिनर को ये भी पता है, फिर तो ये भी मत लिख के आओ आप। आपको ये याद रखना है कि एग्जामिनर को क्या पता है क्या नहीं पता, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना है जो क्वेश्चन के हर चीज को कवर कर रहा है, हर बात को कवर कर रहा है क्वेश्चन की, और उसे कोई भी बंदा पढ़ेगा तो उस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर उसको मिल जाएगा। आपको वो लिखकर आना पड़ेगा, आपको वो चीज लिखकर आनी पड़ेगी, तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब आप एक चीज बताओ गौरव, आप एक चीज बताओ दोस्त, आपने यहां पर लिखा P&M, क्या है इसका मतलब? P&M इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सर प्लांट एंड मशीनरी, वो तो आपके माइंड में है मेरे दोस्त। कहां नजर आ रहा है कि P&M का मतलब प्लांट एंड मशीनरी है? कहां नजर आ रहा है? चलो बताओ आप। TO का मतलब क्या है, ये कहां नजर आ रहा है बताओ? भाई या तो ऐसा है कि आपके पास में समय की कमी थी, कि सर मेरे पास में टाइम नहीं बचा था, मेरे पास में बचे थे बस 5 मिनट, और 5 मिनट में मेरे को क्वेश्चंस का आंसर निपटाना था, किसी भी हालत में मेरा पेपर छूट जाता, इसकी वजह से मैंने इस तरीके से लिखा। जब चलो तब तो वैलिड मानते हैं कि एटलीस्ट छोड़कर तो नहीं आए। पूरा तो लिखो यार दोस्त, प्लांट एंड मशीनरी, टर्नओवर, पूरा तो लिखकर आओ। इवन आपको पता है कि हम लोग जब लॉ के अंदर किसी बच्चे को कुछ लिखवाते हैं ना, या हम खुद लॉ का जब पेपर देते थे, हम लॉ का जब पेपर देते थे, सपोज करिए मैंने अगर ये लिखना है प्लांट एंड और एंड भी ऐसा नहीं, एंड ऐसे पूरा लिखते थे, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद में अगर मुझे ये लिखना होता था कि यार ये प्लांट एंड मशीनरी आंसर के अंदर बार बार आने वाला है, तो मैं यहां इसको लिख कर आता था हियर इन आफ्टर, मतलब यहां और अब इसके बाद में जितनी बार ये आएगा, हियर इन आफ्टर विल बी कॉल्ड एज प्लांट एंड मशीनरी। अब ठीक है, अब आप लिख दो इसको P&M, लेकिन आप डायरेक्टली अगर ऐसे लिख दोगे तो दोस्त किसको क्या ही समझ में आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, टर्नओवर क्या है, कैसे समझ में आ रहा है दोस्त? तो इसलिए आप जब लिमिट लिखकर आ रहे हो तो कम से कम उसको इस तरीके से तो लिखकर आओ ना, कि सामने वाला जो बंदा है उसको पढ़ के चीजों को समझ सके एटलीस्ट। ओल्ड है तो कहां तक ओल्ड है, कहां से ये नई आ गई है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लैंड है या फर्नीचर फिटिंग है उसको एक्सक्लूड करते हैं, और जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो आप जब आंसर लिख रहे हो एटलीस्ट इतनी अच्छे तरीके से आंसर लिखो कि सामने पढ़ने वाले को ये क्लियर हो जाए माइंड के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपना एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा। हाँ गौरव बिल्कुल। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक मूनशाइन लिमिटेड कंपनी है और उसकी सब्सिडरी है विंटेक्स लिमिटेड। मूनशाइन लिमिटेड एंड उसकी सब्सिडरी विंटेक्स लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज इंडिया के अंदर मैग्नेसाइट को मैन्युफैक्चर करती हैं। ये दोनों कंपनीज इंडिया के अंदर क्या मैन्युफैक्चर करती हैं? मैग्नेसाइट को मैन्युफैक्चर करती हैं, और सिर्फ यही मैन्युफैक्चरर है और कोई नहीं है। बोथ ऑफ देम प्लान टू अपॉइंट DM लिमिटेड एज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर, एज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमको यहां पर समझ में आ रहा है कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट का ये पार्ट है, जो कि एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट है, सेक्शन 3 के अगेंस्ट जा रहा है, और ये गलत है। आंसर हमारे माइंड में आ गया, अब हमें इसे लिखना कैसे है? देखिएगा दोस्तों, परसुएंट टू दी परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3
of Competition Act 2002. Any agreement which has adverse effect on competition, any agreement which has adverse effect on competition will be considered anti-competitive agreement. Hence, void ab initio. void ab initio का मतलब आपको पता होगा कि ऐसे एग्रीमेंट शुरुआत से void माने जाते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? फिर आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, एग्रीमेंट में बी इन राइटिंग या ओरल, एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड। फिर आपको लिखना है, फिर आपको लिखना है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट is a type of anti-competitive agreement is a type of anti-competitive agreement which limit distribution area या jurisdiction of supplier। ये हम लोगों ने लॉ लिख दिया। अब हम चलेंगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पे। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, Moonshine Limited and its subsidiary and its subsidiary Vintex Limited is appointing DM Limited as sole distributor। और अब आएंगे अपन थर्ड पैरा पे। Hence, it is clearly concluded that appointing DM Limited as sole distributor is an agreement having adverse effect
ऑन कंपटीशन, हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर लिखा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोगों ने आंसर गलत लिखा था, आप लोगों ने आंसर करेक्ट लिखा था। पर वही है कि अगर थोड़ा सा आप लोगों का प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए, अगर थोड़ा सा आप लोगों का प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए तो मार्क्स मिलने के थोड़े से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बंदा आपके आंसर को पढ़ना शुरू कर देता है। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, जितने भी टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि 5-10% की बात अलग है, अदरवाइज ज्यादातर बच्चों के मोर देन 80 to 90% आंसर सही होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, मेरे को यह बात पता है। पर जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन की आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज नोट करिएगा, मेरी बात को देखिएगा आप लोग, लॉ के अंदर बच्चा फेल कम होता है, फेल नहीं होता। वो अलग बात है कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, फेल नहीं होता, बहुत कम ही होता है। कोई बिल्कुल ही होता है कि भैया किसी की किस्मत खराब है तो वो 40 से नीचे नंबर लाए, फेल नहीं होता बच्चा। और नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट अगर आप देखोगे ना तो वो 48 से लेकर और 50 के आसपास में घूमता रहता है, 48 से 50 के आसपास में घूमता रहता है। और उसके मार्क्स जो कटे हैं वो सिर्फ मार्क्स उसके कटे हैं प्रेजेंटेशन के। अदरवाइज आप देखोगे तो आप देखिए 30 नंबर के तो आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं 30 नंबर में से कम मरे से मरे आप 20 से 25 नंबर एमसीक्यू में लेकर आ जाते हो। मतलब बाकी के जो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर मार्क्स लेकर आ रहे हो वो लास्ट टू लास्ट आप 15-20 नंबर लेकर आ रहे हो, बस आउट ऑफ 70। और अगर आप एमसीक्यूज का आंसर दे पा रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव का भी बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। सिर्फ दिक्कत आ रही है प्रेजेंटेशन की और किसी चीज की नहीं। अब यहां पर जो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है ना, देखिएगा एक और चीज बताता हूं दोस्तों। मैंने बोला या तो परसुएंट टू लिख दो, या अकॉर्डिंग टू लिख दो, या एज पर लिख दो, या लिख दो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, जो भी है ऑफ कम, जो भी एक्ट है स्टेट दैट। बहुत बार ऐसा होता है कि लेकिन सर हमें सेक्शन याद नहीं है, बहुत बार होता है कि सर हमें सेक्शन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में लिखो सेक्शन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में लिखो प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ जो भी आपका एक्ट है स्टेट दैट, ये लिखो, ये लिखो। अगर सेक्शन याद नहीं है कोई बात नहीं, प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल सेक्शन ये लिखना स्टार्ट करो। क्लियर ये चीज यहां तक? देखो तनिषा, आपका क्वेश्चन है कि सर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको आंसर नहीं पता, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या हमको ये नहीं पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या हमको ये नहीं पता है कि यार कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। तो सुनिएगा मेरी बात को। पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो सेक्शन लिखना भी मत। अगर, एक चीज बता देता हूं, सही सेक्शन अगर आपने लिखा तो उसका आपको मार्क्स मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। गलत सेक्शन आपने लिखा तो आपका मार्क्स कटेगा, गारंटी है। सेक्शन आपको जब 200% श्योर है तभी उसको लिखे, नहीं तो नहीं लिखे। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि सर मुझे प्रोविजन पूरा आता है, सेक्शन याद नहीं है, तो मैंने आपको बोला लिख दें प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल सेक्शन। तीसरा आता है कि सर मुझे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरी तरह से समझ में नहीं आया, मैं जो आंसर लिखना वाला हूं या लिखने वाली हूं उसका मुझे 100% गारंटी नहीं है ये सही आंसर है। सबसे पहली बात, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात तो उसको एंड में अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको 100% कंफर्म नहीं है वो आपको सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है।
बीच में या स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो आंसर आपको सबसे बेस्ट आता है, आप वो आंसर सबसे पहले लिख कर आओ। जो आंसर आपको सबसे बेस्ट आता है, सबसे पहले उस आंसर को लिख कर आओ, आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाए, सबसे पहले वो लिख कर आओ। और जो क्वेश्चन आपका नहीं है, आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, सबसे पहली बात। अब सर किस तरीके से अटेम्प्ट करने का है, इसके देखो अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहली बात तो छोड़ना तो है ही नहीं अपने को, सबसे पहली बात तो छोड़ना तो है ही नहीं। अब जब भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ समझ में आ रहा होगा कि यार लेट सपोज लिमिट पूछी है मुझसे, और लिमिट मेरे को नहीं आती है, इसकी लिमिट नहीं आती है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोविजन है या उसका जो आसपास का लॉ है, उतना आंसर आप लिखकर आ जाओ। कम से कम आपको 2 या 3 नंबर उसके अंदर मिल जाएं। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, छोड़ना एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको एट द एंड अटेम्प्ट करना है। अभी तो अपना पहला टेस्ट हुआ, अब हम जो हमारे आगे टेस्ट होंगे उसके अंदर मैं ऐसे एक आध क्वेश्चन आपको दे दूंगा जो हो सकता है कि आपको लगे कि यार 100% श्योरिटी नहीं है, तो उस क्वेश्चन को सबसे एंड में अटेम्प्ट करो आप, सबसे लास्ट। और उसके जो मेन चीज है उसके अंदर, कि अगर मेन आंसर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आसपास का आंसर लिखकर आओ आप। ये अपन अपने आगे वाले टेस्ट, आने वाले टेस्ट के अंदर अपन इस चीज को देखेंगे। मुझे बताएं, क्या यहां तक की कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई दोस्तों आप लोगों के? क्या अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमें आंसर लिखने चाहिए, कैसे आंसर नहीं लिखने चाहिए? ठीक है। ठीक।